नमस्कार दोस्तों और फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आपका। आज की तारीख है 15 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026, और हम लेकर आए हैं आज के सभी महत्वपूर्ण समाचारों का एक गहन विश्लेषण, सिर्फ आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। दी हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ खंगाल लिया है ताकि वो जानकारी आप तक पहुंचे जो यूपीएससी एग्जाम के लिए सच में मायने रखती है। तो आराम से बैठिए और सुनिए वो एनालिसिस जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है डेली लर्निंग डोज, बिल्कुल आसान जुबान में। आज की हमारी चर्चा 3 बड़े स्तंभों पर टिकी होगी। पहला है सिक्योरिटी, जहां हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी मिलकर भारत की रक्षा नीति को एक नया आकार दे रही हैं। दूसरा, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, जहां हम जानेंगे कि हमारे कानून और संस्थाएं नागरिकों की गरिमा और समानता के लिए कैसे विकसित हो रही हैं। और तीसरा, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हम समझेंगे कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक और कूटनीतिक जगह कैसे बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि मैंने कहा, रक्षा क्षेत्र से है। भारतीय सेना ने अपना 78वां सेना दिवस मनाया है और इसमें खास बात यह है कि इस बार परेड दिल्ली के पारंपरिक परेड ग्राउंड से बाहर जयपुर में हुई है। यह सिर्फ जगह का बदलाव नहीं लग रहा, इसके पीछे गहरे रणनीतिक संदेश छुपे हैं और इस मौके पर कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो भारतीय सेना का चेहरा बदल सकती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। सबसे पहले तो जयपुर को चुनना ही अपने आप में एक संदेश है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जयपुर जो है वो साउथ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, जिसे हम सप्त शक्ति कमांड भी कहते हैं। और ये कमांड मुख्य रूप से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ओह, तो मतलब एक्शन के और करीब। एग्जैक्टली। तो दिल्ली से बाहर इस कमांड के हेडक्वार्टर्स में सेना दिवस परेड करना एक तरह से पश्चिमी सीमा पर हमारी तैयारी और तत्परता का एक मजबूत प्रदर्शन है। साथ ही इसका एक और मकसद है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। सिविल मिलिट्री फ्यूजन, ये क्या होता है? इसका मतलब है सेना को सीमावर्ती राज्यों की जनता के और करीब लाना, उनमें विश्वास और गर्व की भावना को बढ़ाना। जब लोग अपने बीच सेना की ताकत देखते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। समझ गया। ये तो हुई जगह की बात, लेकिन इस बार आर्मी डे पर जो नई प्रणालियां और विचार सामने आए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। मैंने सुना 2026 को एक खास ईयर घोषित किया गया है। और यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। जी, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये भारतीय सेना की युद्ध लड़ने की पूरी फिलॉसफी, पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें 2024 के थीम को देखना होगा, जो था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन और अब नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टेक्नोलॉजी को सिस्टम में लाने पर जोर था और अब उसे एक नेटवर्क में पिरोने पर। बिल्कुल सही। पहले हमने नए नए हथियार, ड्रोन्स और सिस्टम्स खरीदे या बनाए, वो था एब्जॉर्प्शन। लेकिन नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का मतलब है कि अब इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को एक इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग वेब, यानी एक एकीकृत युद्ध तंत्र में जोड़ना है। ये सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन क्या हमारे पास वाकई ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहीं ये सिर्फ कागज पर एक अच्छा आइडिया बनकर तो नहीं रह जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है और यही असली चुनौती है। देखिए, ये इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग वेब क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए सीमा पर एक सैनिक ने दुश्मन के एक टैंक को देखा। उसी समय आसमान में हमारा एक ड्रोन उसी टैंक की लाइव वीडियो फीड ले रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर एक कमांड सेंटर में बैठा ऑफिसर सैटेलाइट इमेज से उसी इलाके की निगरानी कर रहा है। ठीक है, 3 अलग-अलग जगहों से जानकारी आ रही है। हाँ, अब डेटा सेंट्रिसिटी का मतलब है कि ये तीनों सैनिक, ड्रोन और ऑफिसर एक ही रियल टाइम जानकारी एक ही स्क्रीन पर एक ही समय में देख रहे हैं। अब ऑफिसर को सैनिक को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। वो सब कुछ लाइव देख रहा है। बिल्कुल। उस सीधे ड्रोन की मदद से टारगेट को कंफर्म करेगा और पास की आर्टिलरी यूनिट को फायरिंग कोऑर्डिनेट्स भेज देगा। ये सब कुछ सेकंड के अंदर होगा। वाह! इसी को कहते हैं सेंसर टू शूटर लिंक। यहाँ सेंसर वो ड्रोन है जो देख रहा है और शूटर वो तोप है जो फायर कर रही है।
मतलब जंग अब इस बात पर नहीं लड़ी जाएगी कि किसके पास बड़ा टैंक है, नहीं, बल्कि इस बात पर कि कौन जानकारी को कितनी तेजी से एक्शन में बदलता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हाल ही में यूक्रेन में देखा, जहां छोटे ड्रोन से मिली रियल टाइम जानकारी ने बड़े-बड़े रूसी टैंकों को बेकार कर दिया। तो मतलब जंग अब हथियारों की नहीं, जानकारी के रफ्तार की है। बिल्कुल। इसी को सैन्य भाषा में ऊडा लूप कहते हैं। ऊडा लूप? हाँ, OODA, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, यानी देखो, समझो, फैसला लो और एक्शन करो। जो सेना इस लूप को दुश्मन से तेज पूरा कर लेती है, उसे कॉग्निटिव डोमिनेंस हासिल हो जाता है। मतलब वो सोचने और फैसला लेने में दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहती है। 2026 की ये थीम इसी क्षमता को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और जो मेरा सवाल था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका जवाब आकाश तीर जैसे सिस्टम में है, जो इसी परेड में प्रदर्शित किया गया। ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो अलग-अलग रडार और मिसाइल सिस्टम को एक ही नेटवर्क पर लाता है। तो तैयारी चल रही है। बेहतरीन। चलिए अब बात करते हैं उन दो नई ताकतों की जो इस परेड में पहली बार सामने आई, भैरव बटालियन और सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। पहले भैरव बटालियन के बारे में बताइए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो पहले से ही स्पेशल फोर्सेज हैं। अच्छा सवाल है। भैरव बटालियन को समझने के लिए हमें सेना की मौजूदा टैक्टिकल स्ट्रक्चर में एक गैप को समझना होगा। हमारे पास एक तरफ है स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन। ये संख्या में बहुत बड़ी हैं, लगभग 800 से 900 सैनिक प्रति यूनिट। लेकिन उन्हें किसी ऑपरेशन के लिए तैयार करने और जुटाने में समय लगता है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। ठीक है। दूसरी तरफ है हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो बहुत ही एलीट, हाईली ट्रेन्ड और घातक हैं। हाँ, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उन्हें बड़े स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक। हर छोटे मोटे काम के लिए आप उन्हें नहीं भेज सकते। तो भैरव बटालियन इन दोनों के बीच के गैप को भरती है? बिल्कुल। ये एक नई तरह की लाइट कमांडो इन्फेंट्री यूनिट है। हर यूनिट में लगभग 250 एलीट सैनिक होंगे। ये पैरा एसएफ जितने विशेषीकृत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड इन्फेंट्री से कहीं ज्यादा फुर्तीले, घातक और तेजी से तैनात होने वाले हैं। फुर्तीले और घातक? जी, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है फाइट टू नाइट क्षमता। फाइट टू नाइट? इसका मतलब है कि इन्हें कुछ घंटों के नोटिस पर, बिना किसी भारी भरकम लॉजिस्टिकल सपोर्ट के, सीमा पार छोटी लेकिन असरदार स्ट्राइक करने के लिए भेजा जा सकता है। ये तो ग्रे जोन युद्ध के लिए एकदम फिट बैठता है, जिसकी चर्चा चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में अक्सर होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ही है ऐसी सैन्य कार्रवाइयां जो सीधे सीधे युद्ध की श्रेणी में नहीं आती, जैसे सीमा पर झड़पें, घुसपैठ कराना या किसी पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश करना, जैसा हम LAC पर देखते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आपको बड़ी सेना की नहीं, बल्कि तेज, छोटी और घातक टीमों की जरूरत होती है। भैरव बटालियन इसी जरूरत को पूरा करेंगी। और इनके लिए भर्ती कैसे होगी? क्या अलग से कोई भर्ती होगी? नहीं, और यही इसकी एक और खास बात है। इन्हें सेव एंड रेज मॉडल पर बनाया जा रहा है। सेव एंड रेज? मतलब कोई नई भर्ती नहीं होगी, बल्कि मौजूदा मैन पावर को ही पुनर्गठित करके उन्हें बेहतर ट्रेनिंग और हथियार देकर इन यूनिट्स को खड़ा किया जा रहा है। अच्छा। इससे रक्षा बजट पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, जिस पर पहले से ही पेंशन का काफी दबाव है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है, कमाल है। अब आते हैं सूर्यास्त्र पर। नाम से ही इसकी ताकत का अंदाजा हो रहा है। ये क्या है? सूर्यास्त्र या सूर्यास्त्र सेना की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक मार करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी? जी, ये एक स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। मल्टी कैलिबर, इसका क्या मतलब हुआ? मल्टी कैलिबर का मतलब है कि ये एक ही लॉन्चर से अलग अलग आकार और रेंज के रॉकेट दाग सकता है। मतलब जरूरत के हिसाब से आप रॉकेट चुन सकते हैं। और रेंज कितनी है इसकी? इसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। 300 किलोमीटर? जी, 300 किलोमीटर। मतलब दिल्ली में बैठकर लाहौर के पास किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये तो वाकई गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। अभी तक लंबी दूरी के मिसाइलों के मामले में हम काफी हद तक, मतलब कुछ हद तक, अपने पड़ोसियों पर निर्भर थे। सूर्यास्त्र हमें एक विश्वसनीय पारंपरिक प्रतिरोध, एक कन्वेंशनल डिटरेंट देता है। कन्वेंशनल डिटरेंट?
इसका मतलब है कि दुश्मन को पता होगा कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो हम उसके कमांड सेंटर, गोला बारूद डिपो या सैन्य ठिकानों को, जो सीमा से बहुत दूर हैं, बिना अपनी सीमा पार किए ही नष्ट कर सकते हैं। ये युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे रोकने की क्षमता है। एकदम सही। लेकिन मैंने पढ़ा कि इसे इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाया गया है। तो क्या ये मेक इन इंडिया की भावना के खिलाफ नहीं है? क्या हम अभी भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन यहाँ मॉडल को समझना होगा। इसे बनाया है भारतीय निजी कंपनी निगे लिमिटेड ने, एक प्राइवेट कंपनी ने। हाँ, NIB लिमिटेड ने एल्बिट सिस्टम्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ये इजराइल के पल्स प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पर आधारित है। तो यहाँ हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी लेकर उसे भारत में बना रहे हैं। बिल्कुल। ये मेक इन इंडिया का एक व्यवहारिक मॉडल है, जहां हम अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते हैं। और ये रक्षा में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। जी हाँ। तो ये तो हुई देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात। अब बात करते हैं उन संस्थाओं की जो देश के भीतर के कानून और व्यवस्था को संभालती हैं। सुरक्षा नेतृत्व में भी कुछ बड़े फेरबदल हुए हैं। जी, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे ACC कहते हैं, उसने देश के 3 महत्वपूर्ण एजेंसियों में नए प्रमुखों की नियुक्ति की है। पहला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राकेश अग्रवाल, जो 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं। NIA। दूसरा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, जो 1990 बैच के IPS हैं। और तीसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के नए प्रमुख बने हैं प्रवीण कुमार, 1993 बैच के IPS अधिकारी, जो पहले ITBP में थे। इन तीनों एजेंसियों के काम में क्या फर्क है, ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए समझना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, NIA का गठन 2008 के मुंबई हमलों के बाद हुआ था। यह भारत की प्रमुख केंद्रीय आतंकवादी रोधी जांच एजेंसी है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश में है? हाँ, और यह राज्यों की अनुमति के बिना भी आतंकी मामलों की जांच कर सकती है। फिर आती है ITBP, जिसका गठन 1962 में चीन युद्ध के बाद हुआ था। अच्छा। इसकी जिम्मेदारी 3488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रक्षा करना है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में से एक है। और BSF, जिसका गठन 1965 में हुआ, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करती है। और एक रोचक तथ्य ये है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। दुनिया की सबसे बड़ी? हाँ। अच्छा, इन नियुक्तियों में कोई खास रणनीति नजर आती है? हाँ, राकेश अग्रवाल का NIA में 2028 तक का लंबा कार्यकाल एजेंसी को स्थिरता देगा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती देगा। ज्यादा दिलचस्प बात प्रवीण कुमार का ITBP से BSF में ट्रांसफर है। हाँ, एक फोर्स से दूसरी। जी, ये एक सीमा पर प्राप्त अनुभव, यानी चीन सीमा के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अनुभव का दूसरी सीमा यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की मैदानी और दलदली सीमाओं पर उपयोग करने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। ये तो एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसकी आलोचना भी करते हैं। उनका मानना है कि DGs के लगातार तबादलों से किसी भी एक बल में गहरी संस्थागत स्मृति, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी विकसित नहीं हो पाती, जो दीर्घकालिक योजना के लिए जरूरी है। दोनों तरफ के तर्क हैं। चलिए अब रक्षा और सुरक्षा से आगे बढ़कर बात करते हैं देश के शासन और नागरिकों के अधिकारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन CSPOC का उद्घाटन किया है। ये क्या है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है? CSPOC का पूरा नाम है कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस। यह राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज? जी, इस बार ये भारत में हो रहा है, और वो भी ऐतिहासिक संविधान सदन यानी हमारे पुराने संसद भवन में। अच्छा, पुराने संसद भवन में? हाँ, और इसकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसका एजेंडा क्या है? आजकल हर जगह AI की चर्चा है, क्या यहाँ भी? बिल्कुल,
इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा ही संसदीय लोकतंत्र का भविष्य है और इसमें दो सबसे बड़े चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। एक, विधायी प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल, और दूसरी, सोशल मीडिया से उत्पन्न चुनौतियां। एआई और संसद, ये थोड़ा अजीब लगता है। एआई कानून बनाने में कैसे मदद कर सकता है? इसके कई सकारात्मक पहलू हैं। एआई जटिल कानूनों का मसौदा तैयार करने में मदद कर सकता है। ऐसे? वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि नए कानून मौजूदा कानूनों के साथ विरोधाभास में न हो। वो भारी भरकम बजट डेटा का सेकंडों में विश्लेषण करके सांसदों को दे सकता है ताकि वे बेहतर सवाल पूछ सकें। अच्छा। ये भाषणों का रियल टाइम अनुवाद कर सकता है, जिससे भाषाई बाधाएं दूर होंगी। लेकिन इसके खतरे भी होंगे। उतने ही बड़े। सबसे बड़ा खतरा है एआई हेलुसिनेशन का। हेलुसिनेशन? एआई मॉडल्स कई बार पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से गलत जानकारी दे देते हैं। अब आप सोचिए, अगर एआई की मदद से बने किसी कानून में ऐसी कोई तथ्यात्मक गलती रह जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और एआई जेनरेटेड भाषण, अगर सांसद खुद रिसर्च करने के बजाय एआई से भाषण लिखवाने लगे तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रामाणिकता को कम नहीं करेगा? हाँ, वो उस जनता की आवाज कैसे रहेगा जिसने उसे चुना है? ये तो सही बात है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की चुनौती, वो तो हम रोज देखते हैं। हाँ, लेकिन संसद के संदर्भ में यह और भी गंभीर हो जाती है। सोशल मीडिया ने संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की प्रकृति को ही बदल दिया है। वो कैसे? देखिए, पहले सदन में बहस और व्यवधान विधायी रिकॉर्ड का हिस्सा बनने या अपनी बात मनवाने के लिए होते थे। अब अक्सर व्यवधान सिर्फ 30 सेकंड की वायरल क्लिप बनाने के लिए किए जाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटी जा सके। ये तो होता है। इससे संसद की गरिमा और बहस की गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। सीएसपीओ का लक्ष्य इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा ढांचा विकसित करना है, और भारत के लिए ये पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन मंच है जहां हम 42 देशों की मेजबानी करके अपनी लोकतांत्रिक साख को मजबूत कर रहे हैं। शासन से ही जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इसका संबंध सामाजिक न्याय से है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए कुछ नए सख्त नियम जारी किए हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। इन नियमों का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। और ये नियम अचानक नहीं आए हैं। इनके पीछे कोई कहानी है। इनके पीछे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद आत्महत्याओं का एक लंबा दर्दनाक इतिहास है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक मजबूत तंत्र बनाने का निर्देश दिया था। ये नियम उसी का परिणाम है। तो इन नए नियमों में ऐसा क्या खास है जो पहले नहीं था? इसमें कई बहुत मजबूत और ठोस प्रावधान है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक स्थायी इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इक्विटी कमेटी? जी। और इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से होंगे। मतलब हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। बिल्कुल। दूसरा, शिकायतों के निपटारे के लिए बहुत सख्त समय सीमा तय की गई है। टाइमलाइंस? हाँ, शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी को बैठक करनी होगी। 24 घंटे? जी। और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी, और रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के भीतर संस्थान को कार्रवाई शुरू करनी होगी। ये टालमटोल को रोकेगा। ये बहुत जरूरी था। मैंने सुना है कि इसमें एक बहुत ही प्रगतिशील कदम भी उठाया गया है जो पहले के ड्राफ्ट में नहीं था। बिल्कुल, और वही इस रेगुलेशन की आत्मा है। पहले के ड्राफ्ट में एक प्रावधान था कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पे दंड लगाया जाएगा। अच्छा। इसे अब हटा दिया गया है। हटा दिया गया? क्यों? यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ऐसे दंड का डर असली पीड़ितों को भी शिकायत करने से रोकता था। उन्हें डर लगता था कि अगर वे अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई हो जाएगी। इस डर को खत्म कर दिया गया है। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। इससे लोग सामने आने से डरेंगे नहीं। जी। इसके अलावा अंतिम नियमों में ओबीसीज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। सुनने में तो ये एक आदर्श व्यवस्था लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती भी है? इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत? सबसे बड़ी चुनौती कार्यान्वयन की ही है। नियमों के अनुसार इस इक्विटी कमेटी का अध्यक्ष संस्थान का प्रमुख यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल ही होगा। ओहो। यहीं पर हितों के टकराव,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की संभावना बनती है। अगर भेदभाव का आरोप संस्थान के किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर ही हो, तो क्या संस्थान का प्रमुख निष्पक्ष जांच होने देगा? ये तो बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है, फिर भी ये एक बहुत मजबूत संस्थागत ढांचा है। कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स एन इंस्टीट्यूशनल रेमेडी। मतलब संस्थागत भेदभाव के लिए संस्थागत उपचार चाहिए। जी, ये उसी दिशा में एक ठोस कदम है। गरिमा और अधिकारों की बात चली रही है तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। अदालत आज हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया पर एक ऐतिहासिक फैसला दे सकती है। जी, ये एक बहुत ही मार्मिक और जटिल मामला है। हरीश राणा 31 साल के हैं और एक दुर्घटना के बाद पिछले 13 सालों से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में है। 13 साल से? हाँ, इसका मतलब है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर जिंदा है लेकिन चेतना नहीं है और उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में असाधारण संवेदनशीलता दिखाते हुए व्यक्तिगत रूप से राणा के माता-पिता से मुलाकात की। अच्छा, और मेडिकल बोर्ड भी कह चुका है कि उनके ठीक होने की संभावना नगण्य है, मतलब ना के बराबर। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी स्थिति क्या है? ये एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में क्या अंतर है? इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में एक्टिव यूथनेशिया यानी किसी मरीज को जहरीला इंजेक्शन देकर मारना पूरी तरह से अवैध है। ये हत्या के बराबर है। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसमें गरिमा के साथ मरने का अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी, भी शामिल है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। बिल्कुल। इसी आधार पर अरुणा शानबाग केस जो 2011 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दी थी। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है मरीज को जिंदा रखने वाली जीवन रक्षक प्रणाली जैसे वेंटिलेटर को हटा लेना ताकि वो प्राकृतिक रूप से मर सके। अच्छा, मतलब इलाज रोक देना। जी। इसके बाद कॉमन कॉज केस आया 2018 में, जो एक और ऐतिहासिक फैसला था जिसमें एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स या लिविंग विल्स को मान्यता दी गई। तो हरीश राणा के केस में ऐसा क्या अलग है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा है, जब पैसिव यूथनेशिया की इजाजत है ही? इस केस में एक बहुत ही महीन लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक सवाल छिपा है। हरीश राणा वेंटिलेटर पर नहीं है। उन्हें जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब, जिसे राइल्स ट्यूब कहते हैं, के जरिए कृत्रिम पोषण और पानी दिया जा रहा है। सिर्फ खाना और पानी? जी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि भोजन और पानी रोकना इलाज रोकना नहीं बल्कि भुखमरी होगी। ये तो बहुत पेचीदा है। बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी कृत्रिम पोषण और जलयोजन को मेडिकल ट्रीटमेंट माना जा सकता है जिसे वापस लिया जा सके? अगर सुप्रीम कोर्ट हाँ कहता है तो ये पैसिव यूथनेशिया के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और भारत में एंड ऑफ लाइफ केयर पर बहस को एक नई दिशा देगा। ये गरिमा के अधिकार की अब तक की सबसे बड़ी व्याख्या हो सकती है। चलिए अब देश की आर्थिक सेहत पर एक नजर डालते हैं। एक अच्छी खबर है और एक चेतावनी भी। अच्छी खबर यह है कि थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2025 में सकारात्मक हो गई है। जी, पिछले 2 महीनों से WPI मुद्रास्फीति नकारात्मक थी, यानी डिफ्लेशन की स्थिति थी, जिसे आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये 0.83% पर आ गई है। और इसका कारण? इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और विनिर्मित उत्पादों मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि है। लेकिन एक और मुद्रास्फीति होती है, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों में क्या रिश्ता है और ये आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है? ये समझना बहुत जरूरी है। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक उत्पादक या फैक्ट्री के स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापता है। फैक्ट्री लेवल पे? जी, और इसमें सेवाओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। वहीं CPI यानी खुदरा मुद्रास्फीति हम और आप जैसे उपभोक्ता जिस कीमत पर सामान और सेवाएं खरीदते हैं उसे मापता है। हम जो बाजार में देते हैं। बिल्कुल। और RBI अपनी मौद्रिक नीति तय करने के लिए CPI को ही मुख्य आधार मानता है। तो WPI का बढ़ना हमारे लिए चिंता की बात है या राहत? यहीं पर विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। इस बार WPI जो 0.83% है और CPI जो 1.33% है, दोनों ही बढ़े हैं।
जब WPI बढ़ता है तो ये संकेत देता है कि उत्पादकों के लिए कच्चा माल महंगा हो रहा है। मतलब फैक्ट्री वालों का खर्चा बढ़ रहा है। जी, सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि जिस आटे की बोरी के लिए फैक्ट्री मालिक ज्यादा पैसे दे रहा है, जल्द ही उसी आटे से बनी ब्रेड के लिए आपको भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। मतलब ये भविष्य में खुदरा महंगाई बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये दोनों ही आंकड़े RBI के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है, बल्कि उसके पास अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश बनी हुई है। अच्छा। अर्थव्यवस्था से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर विश्व बैंक से है। उसने भारत की विकास दर को लेकर अपना अनुमान काफी बेहतर किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। 6.3 से 7.2। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। बहुत बड़ा। और इसके साथ भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। इसका कारण मजबूत घरेलू मांग और बढ़ता हुआ निवेश है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक चेतावनी भी छिपी है, खासकर अमेरिका को लेकर। जी, रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2026-27 में ये वृद्धि दर घटकर 6.5% रह सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण बाहरी झटकों का खतरा है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अमेरिका में होने वाले चुनावों और एक संभावित जोखिम का उल्लेख किया गया है, जिसे ट्रंप टैरिफ रिस्क कहा गया है। ट्रंप टैरिफ रिस्क मतलब है कि अगर अमेरिका में सरकार बदलती है और वो सभी आयातों पर 50%, 50% जैसा भारी टैरिफ लगा देती है, तो भारत के निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ओहो। यह हमें याद दिलाता है कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम बाहरी घटनाक्रमों से अछूते नहीं रह सकते। हालांकि रिपोर्ट यह भी मानती है कि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है और दुनिया China+1 रणनीति अपना रही है, जिसका सीधा फायदा भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मिल रहा है। और अब बात करते हैं कूटनीति की। अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक विन है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा, इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगा दी है, लेकिन भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अमेरिका ने यह रोक उन देशों के नागरिकों के लिए लगाई है जिनके बारे में उसे लगता है कि वे अमेरिका आकर वहां की कल्याणकारी योजनाओं पर बोझ बन सकते हैं। इस नियम को पब्लिक चार्ज रूल कहते हैं। पब्लिक चार्ज रूल? जी, इस सूची में रूस, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई बड़े देश शामिल हैं, लेकिन भारत इसमें नहीं है। भारत को ये छूट क्यों मिली? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, भारतीय प्रवासियों, इंडियन डायस्पोरा का आर्थिक रिकॉर्ड। भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाले और सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक है। वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनते, बल्कि उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण रणनीतिक है। अमेरिका को अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर सिलिकॉन वैली को चलाने के लिए भारतीय प्रतिभा की सख्त जरूरत है। इस वीजा नीति से भारत को छूट देना इसी रणनीतिक जरूरत को स्वीकार करना है। ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसका हमारे पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये एक बड़ा झटका है। इससे उनके कुशल प्रोफेशनल्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसका असर ये हो सकता है कि इन देशों से कुशल प्रवासन, स्किल्ड माइग्रेशन का रुख अन्य देशों की ओर मुड़ जाए और उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़े। ये घटना दिखाती है कि कैसे विकसित देशों की घरेलू नीतियां दुनिया के बाकी देशों के लिए बड़े भू राजनीतिक परिणाम पैदा कर सकती हैं। अब कुछ बात करते हैं साइंस और टेक की। दो शब्द बहुत चर्चा में है, पैक्स सिलिका और किट कैप्सूल। ये क्या है? पहले बात करते हैं पैक्स सिलिका की। ये एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है। इसका मकसद है सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। सेमीकंडक्टर चिप्स? जी, देखिए, आज के दौर में सेमीकंडक्टर या चिप्स नया तेल बन गए हैं। आपके फोन से लेकर कार और मिसाइल तक हर चीज में चिप लगती है। और दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स का 90% उत्पादन सिर्फ एक जगह होता है, ताइवान। और ताइवान पर चीन का खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी।
इसी खतरे से बचने के लिए अमेरिका पैक्स सिलिका नाम से एक गठबंधन बना रहा है, जिसमें वो अपने मित्र देशों को शामिल करके चिप उत्पादन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और इसमें भारत? अच्छी खबर ये है कि भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये भारत के अपने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। बहुत बढ़िया। और ये किड कैप्सूल क्या है? किड कैप्सूल स्पेन की एक स्टार्टअप कंपनी का एक छोटा अंतरिक्ष कैप्सूल है। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसे इसरो के एक व्यावसायिक मिशन PSLV-62 पर भेजा गया था, जो दुर्भाग्य से असफल हो गया। ओह, मिशन फेल हो गया? हाँ, लेकिन इस असफलता के बावजूद यह कैप्सूल वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने और अटलांटिक महासागर में गिरने के बाद भी बच गया। अच्छा। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका और रेजिलियंस का एक दिलचस्प उदाहरण है। चलिए, अब आज की चर्चा से निकले कुछ ऐसे तथ्यों पर तेजी से नजर डालते हैं जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जरूर। पहला, सूर्यास्त्र। याद रखिए, यह एक स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। रेंज 300 किलोमीटर। निर्माता NIBE Ltd, एक भारतीय निजी कंपनी, और एल्बिट सिस्टम्स, जो इजराइल की है। ठीक है। दूसरा, भैरव बटालियन। यह भारतीय सेना की नई इलीट लाइट कमांडो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड इन्फेंट्री और पैरा SF के बीच के गैप को भरती है। तीसरा, आकाश तीर। ये सेना का नया स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम है। आकाश तीर। चौथा, संविधान सदन। ये पुराने संसद भवन का नया नाम है और ये 28वें CSPOC सम्मेलन का आयोजन स्थल था। ओके। WPI और CPI का आधार वर्ष। WPI का है 2011-12 और CPI का है 2012। ये जरूरी है? बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल है, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आधार है। ठीक है। और अंत में किड कैप्सूल स्पेन का है, भारत का नहीं। और पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है। अब देखते हैं कि आज की चर्चा के आधार पर मेंस में कैसे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल GS पेपर 3 सिक्योरिटी से है। प्रश्न: आधुनिक युद्ध तेजी से प्लेटफॉर्म केंद्रित होने के बजाय डेटा केंद्रित होता जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष नामित किए जाने के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। भैरव बटालियन जैसी इकाइयों का समावेश भारत की सीमा प्रबंधन क्षमताओं को कैसे बढ़ाएगा? 250 शब्द। यह एक बेहतरीन सवाल है। इसका उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप युद्ध के बदलते स्वरूप को परिभाषित करें। कैसे? काइनेटिक यानी भौतिक युद्ध से हम कॉग्निटिव यानी सूचना आधारित युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ सेना की 2026 की थीम का उल्लेख करें। ठीक है। बॉडी के पहले हिस्से में डेटा सेंट्रिसिटी को विस्तार से समझाएं। ओडा लूप, सेंसर टू शूटर लिंक और कॉग्निटिव डोमिनेंस जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल करें। आकाश तीर का उदाहरण दें और बताएं कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और भैरव बटालियन वाला हिस्सा? बॉडी के दूसरे हिस्से में भैरव बटालियन की भूमिका पर आएं, समझाएं कि वे कैसे इन्फेंट्री और पैरा SF के बीच की खाई को भरती हैं और LAC का ग्रे जोन युद्ध में उनकी क्या उपयोगिता है। कंक्लूजन में लिखें कि सिर्फ नया हार्डवेयर खरीदना काफी नहीं है, हमें एक टेक्नो वॉरियर मानसिकता भी विकसित करनी होगी जो इस डेटा केंद्रित युद्ध के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न GS पेपर 2 सोशल जस्टिस से। प्रश्न: संस्थागत भेदभाव के लिए संस्थागत उपचार की आवश्यकता होती है। भारतीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 150 शब्द। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इंट्रोडक्शन में छात्र आत्महत्याओं जैसे रोहित वेमुला या पायल तडवी का संदर्भ दें और बताएं कि कैसे यह संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। ठीक है। बॉडी में सबसे पहले नियमों के मुख्य सकारात्मक प्रावधान बताएं, जैसे इक्विटी कमेटी का गठन, सख्त समय सीमा और OBCs PWDs का समावेश। खास तौर पर झूठी शिकायत वाली दंड को हटाने के प्रगतिशील कदम पर प्रकाश डालें।
और समालोचनात्मक विश्लेषण वाले हिस्से में वहां आप कार्यान्वयन की बाधाओं का उल्लेख करें, जैसे कमिटी के अध्यक्ष के रूप में संस्थान के प्रमुख का होना और इससे उत्पन्न होने वाला हितों का टकराव। कंक्लूजन में आप लिखें कि ये नियम एक मजबूत कानूनी ढांचा तो प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी सफलता इनके कार्यान्वयन की भावना, स्पिरिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगी। चलिए अब 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ूंगा, आप मन में उत्तर सोचिएगा, फिर हम सही जवाब और उसकी वजह जानेंगे। प्रश्न 1, सूर्यास्त्र प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। 2, इसे डीआरडीओ ने रूस के सहयोग से विकसित किया है। 3, इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, या डी, 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3। क्यों? क्योंकि कथन 2 गलत है। जैसा हमने चर्चा की थी कि इसे NIBE लिमिटेड, एक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी ने एल्बिट सिस्टम्स, जो कि इजराइल की है, के साथ मिलकर विकसित किया है, ना कि DRDO या रूस ने। सही है। प्रश्न 2, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द भैरव बटालियन किससे संबंधित है? ए, CRPF की नक्सल विरोधी बल। बी, भारतीय सेना की नई इलाइट लाइट कमांडो इकाइयां। सी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का साइबर युद्ध प्रभाग। डी, BSF की महिला मात्र बटालियन। सही उत्तर है बी। जैसा हमने विस्तार से समझा, भैरव बटालियन उच्च गति वाले सीमा अभियानों के लिए बनाई गई नई लाइट कमांडो इकाइयां हैं। अगला सवाल, प्रश्न 3, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह सेवाओं की कीमतों की गति को नहीं पकड़ता है। 2, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। 3, WPI बास्केट में विनिर्मित उत्पादों का भार सबसे अधिक है। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है बी, केवल 1 और 3। कथन 2 गलत क्यों है? क्योंकि WPI को आर्थिक सलाहकार का कार्यालय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है, जो DPI IT मंत्रालय के तहत आता है। NSO CPI जारी करता है। अच्छा, ये याद रखना होगा। प्रश्न 4, सुप्रीम कोर्ट का कॉमन कॉज वी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 निर्णय किससे संबंधित है? ए, चुनावी बॉन्ड। बी, निजता का अधिकार। सी, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल। डी, व्यभिचार का गैर अपराधीकरण। सही उत्तर है सी। इसी ऐतिहासिक निर्णय ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स यानी लिविंग विल्स को कानूनी वैधता प्रदान की। और आखिरी प्रश्न, प्रश्न 5, किड कैप्सूल जो एक प्रक्षेपण विफलता से बचने के लिए खबरों में था, किस देश से संबंधित है? ए, भारत। बी, USA। सी, स्पेन। डी, फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी, स्पेन। किड का पूरा नाम है कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर और ये स्पेनिश स्टार्टअप ऑर्बिटल पैराडाइम का है, जो इसरो के रॉकेट पर एक पेलोड था। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य टेकअवेज क्या रहे? संक्षेप में देखें तो पहला, सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारतीय सेना अब डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर की ओर बढ़ रही है। भैरव बटालियन ग्रे जोन चुनौतियों के लिए हमारा नया जवाब है और सूर्यास्त हमें डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे रहा है। दूसरा, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस में UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस विश्वविद्यालयों में भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संस्थागत तंत्र बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का हरीश राणा मामला गरिमा के साथ मरने के अधिकार की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर सकता है। ठीक है। तीसरा, इकोनॉमी में WPI मुद्रास्फीति का सकारात्मक होना अर्थव्यवस्था में मांग लौटने का संकेत है और विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 7.2% तक बढ़ाकर हमारी आर्थिक ताकत पर मुहर लगा दी है। और अंत में इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका की वीजा नीति से भारत को मिली छूट वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को दर्शाती है। आज की चर्चा से एक विचार ये उभरता है कि चाहे वो युद्ध का मैदान हो, विश्वविद्यालय का परिसर हो या वैश्विक अर्थव्यवस्था हो,
डेटा, गरिमा और कूटनीति भविष्य को आकार देने वाले 3 स्तंभ हैं। इन पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो। सुन लो यूपीएससी हो। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।